गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th बिजनेस स्टडी पार्ट थर्ड हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली ऑलरेडी। ये क्लास थर्ड है यानी पार्ट थर्ड है। चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अभी तक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य की इतिहास के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम। पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम यानी कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राइज ऑफ इंटरमीडिएटरी यानी मध्यस्थों का उदय। ट्रेड और कॉमर्स के अंतर्गत मध्यस्थों का उदय। मध्यस्थ का अर्थ जैसे हम समझते हैं, मध्यस्थ का अर्थ होता है इंटरमीडिएटरी। उसका मीनिंग होता है दलाल, एजेंट या अपन जिसको जनरली भाषा में अपन कहते हैं बिचौलिया, जो मध्यस्थता कराने वाला होता है। यानी कि दो पार्टियों के बीच कोई समझौता कराने वाला व्यक्ति कहलाता है इंटरमीडिएटरी। जैसे पार्टी ए और पार्टी बी या बिजनेस ए और बिजनेस बी हैं, इनके बीच कोई ट्रांजैक्शन कराने वाला व्यक्ति जैसे सी है, सी व्यक्ति ने इनके बीच कोई लेन देन करवाया तो सी क्या कहलाएगा? ये सी कहलाएगा मीडिएटरी। क्या कहलाएगा? मध्यस्थ या मीडिएटर। तो दो पार्टियों के बीच, दो बिजनेस के बीच जो लेन देन को पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति दलाल, एजेंट, इसको अपन एजेंट भी कह सकते हैं, इसको ब्रोकर, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोकर, हिंदी में नाम देंगे एजेंट को तो एजेंट ही कहेंगे और इसको कहेंगे दलाल। तो जो दो पार्टी के मध्य जो कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने वाला पर्सन कहलाता है मध्यस्थ। तो प्राचीन भारत के इतिहास में मध्यस्थों का उदय, दलाल, एजेंट और बिचौलिए भी जाना लगता है जनरली इसे। तो व्यापार के विकास में मध्यस्थों की प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने व्यापार और विशेषकर विदेशी व्यापार का जोखिम वहन करने की जिम्मेदारी लेकर निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। यानी कि जो मीडिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो व्यवसाय, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रिस्क होती हैं, जो जोखिम होती हैं, उस जोखिम को स्वयं वहन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इससे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चिंता मुक्त हो जाते हैं, यानी कि इस रिस्क से टेंशन मुक्त हो जाते हैं और अपने प्रोडक्शन को अधिक से अधिक बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार मध्यस्थों ने बिजनेस में जो आने वाली रिस्क हैं उसको उन्होंने बियर किया और निर्माताओं को चिंता मुक्त करके उत्पादन में वृद्धि करने की ओर अग्रसर किया। और इस प्रकार उन्होंने वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। जोखिमों को एजेंटों ने वे बियर कर लिया, वहन कर लिया, तो बिजनेसमैन हैं, जो निर्माता हैं, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान हो गई। उदाहरण के रूप में जैसे कमीशन एजेंट हैं, दलाल हैं, फुटकर व्यापारी यानी कि रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, ठीक है, ये सारे आते हैं मध्यस्थ में। अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं तो मीडिएटरीज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। व्यापार के विकास में मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रोमिनेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण और रोल का अर्थ है भूमिका। तो इंटरमीडिएटरी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें है? प्रमोशन ऑफ ट्रेड, व्यापार के वृद्धि करने में या व्यापार को प्रोत्साहन देने में, ठीक है। दे प्रोवाइडेड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर। ये क्या करते हैं? जो इंटरमीडिएटरी हैं वो कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडेड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का अर्थ होता है प्रतिफल, यानी कि जो भी रिस्क होगी उसको, अगर रिस्क होगी तो उस रिस्क के बदले में ये पेमेंट करेंगे, तो इसको कंसिडरेशन को कहते हैं प्रतिफल। तो इन्होंने फाइनेंशियली जो रिस्क थी उनको सिक्योरिटी प्रदान की, यानी कि रिस्क उन्होंने बियर कर ली, उन्होंने वहन कर ली, उत्पादकों की रिस्क को वहन कर लिया। एज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। विशेषकर रिस्क किसमें थी? विदेशी व्यापार में। हो सकता है विदेशी व्यापार के अंतर्गत जिस शिप से माल भेजा जा रहा है वो डूब जाए शिप, तो इस प्रकार की रिस्क अधिक थी। उस रिस्क को बियर किया है मीडिएटरी ने, मध्यस्थों ने। तो व्यापारी चिंता मुक्त हो गए और बिजनेस का जो ट्रेड है वो प्रमोट हुआ, यानी कि उसे वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद व्यवसाय में जगत सेठ की उत्पत्ति हुई या विकास हुआ। अब जगत
जगत सेठ क्या होते हैं? जगत सेठ एक ऐसी संस्था होती है जो बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऋण के रूप में धनराशि का भुगतान करते हैं। तो जगत सेठ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ ऑल्सो डेवलप्ड एंड एक्सपीरियंस ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगल पीरियड में यानी कि मुगल काल में और ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में इस जगत सेठ का उद्भव हुआ। जगत सेठ जैसी संस्थाएं विकसित हुई। अब इन संस्थाओं का कार्य क्या था? इन संस्थाओं का कार्य था लोन के रूप में धनराशि भुगतान करना, और इनका विशेष प्रभाव रहा है, ग्रेट इन्फ्लुएंस यानी विशेष प्रभाव रहा है इनका ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड द डे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब इस मुगल काल था उस समय और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी उस समय के दौरान जगत सेठ जैसी इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हुई और उन्होंने बिजनेस में ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया, यानी कि उनका महत्वपूर्ण विकास में योगदान दिया। जगत सेठ जैसी संस्था का उदय या विकास हुआ और मुगल काल और ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में उनका बहुत प्रभाव रहा है। फाइनेंशियली रूप से, वित्तीय रूप से जगत सेठ जैसी संस्थाओं ने सपोर्ट किया है उत्पादकों को और व्यापारियों को, यानी कि लोन के रूप में धनराशि उपलब्ध करवाई। इसके बाद हम बात करते हैं जगत सेठ के बाद कॉमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक का भी विकास हुआ। तो देन आफ्टर कॉमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक इनका भी डेवलपमेंट हुआ। और इनका किस क्षेत्र में इन्होंने क्या शामिल किया? वित्त उपलब्ध करवाना, यानी कि फाइनेंस के क्षेत्र में, ट्रेड यानी कि वाणिज्य के लिए, और ट्रेड यानी व्यापार के लिए, और कॉमर्स यानी वाणिज्य के रूप में धन उपलब्ध करवाया। वित्त के रूप में कार्य किया, वाणिज्य और व्यापार दोनों के लिए कार्य किया, यानी कि दोनों को वित्त उपलब्ध करवाया। उसके बाद देन आफ्टर एग्रीकल्चर बैंक, उसके बाद में है जो एग्रीकल्चर बैंक का डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर बैंक क्या करते हैं? एग्रीकल्चर से संबंधित लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये लोन दो प्रकार से हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि एग्रीकल्चर बैंक उन्होंने प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया? बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाया। किसको करवाया? टू एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि जो कृषि का कार्य करते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन और लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन लोन है जो एग्रीकल्चर बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाता था। इस प्रकार इनका भी उद्भव या विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लेके रखें या नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसको नोट्स के रूप में अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। और साथ साथ में इसके साथ ही कुछ होमवर्क दूंगा, इसको भी आप टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेना। और जो इसमें डाउट आए वो स्कूल में डाउट सेशन की क्लास होगी, उस क्लास में अपने डाउट को आकर क्लियर कर लें। अब डाउट सेशन की क्लास कब होगी वो मैनेजमेंट द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं कि प्राचीन काल में जो बिजनेस में ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी थी। तो प्राचीन काल में जैसे बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए दो फैसिलिटी हुआ करती थी। एक तो जल मार्ग, यानी कि जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट के दो ही मीडियम थे। ट्रांसपोर्ट के कितने मीडियम थे? दो। कौन कौन से थे? एक तो बाय वाटर, ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, यानी कि समुद्री मार्ग से, बाय वाटर भी कह सकते हैं या ट्रांसपोर्ट बाय मैराइन, यानी कि समुद्री मार्ग से। और सेकंड था ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, यानी कि स्थल मार्ग से, इसको कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट बाय लैंड या स्थल मार्ग से जो ट्रांसपोर्ट होता था। अब स्थल मार्ग के अंतर्गत क्या आते थे? सड़क परिवहन और रेल परिवहन, यानी कि रोड ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से ट्रांसपोर्ट होता था। और मैराइन के अंतर्गत केवल जहाजों से जो व्यापार होता था, यानी कि समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। ये ट्रांसपोर्ट के प्रमुख माध्यम थे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। प्राचीन काल में जल और स्थल परिवहन के लोकप्रिय साधन थे। व्यापार किस तरीके से होता था? जमीन का अर्थ है स्थल मार्ग,
या थल मार्ग, और दूसरा समुद्र मार्ग यानी कि जल मार्ग। दोनों ही माध्यमों से व्यापार होता था। उत्तरी सड़क मार्ग मूल रूप से असम से तक्षशिला तक फैला हुआ था। जो नॉर्थ में था ना सड़क मार्ग, उत्तरी दिशा में, वो असम से, उत्तर में जो नॉर्थ में था, ये नॉर्थ, यहाँ उत्तर में तक्षशिला असम स्थान आता है, यहाँ से लेकर ये साउथ में दक्षिण तक जो ये व्यापारिक मार्ग फैला हुआ था, कहाँ तक? दक्षिण में तक्षशिला तक, यहाँ तक एक व्यापारिक मार्ग फैला हुआ था। अब इस व्यापारिक मार्ग में अधिकांश कौन सा व्यापार किया जाता था? तो रेशम का व्यापार अधिकांश किए जाने के कारण इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता था, और जिसे इंग्लिश में बोला जाता था सिल्क, इंग्लिश में बोला जाता था सिल्क रूट, इंग्लिश में बोला जाता था सिल्क रूट, रेशम मार्ग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर इन द एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में जो ट्रांसपोर्ट था वो लैंड और वाटर के रूप में फेमस था, पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। ट्रेड वाज मेंटेन्ड बाय बोथ लैंड एंड सी। जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों तरीके से होता था, बाय लैंड एंड बाय सी, यानी जमीन द्वारा और स्थल मार्ग द्वारा और समुद्री मार्ग द्वारा। द नॉर्थन रोडवेज रूट फ्रॉम बंगाल या आसाम टू तक्षशिला। जो नॉर्थन यानी कि उत्तरी जो सड़क मार्ग था वो बंगाल या असम से लेकर तक्षशिला तक फैला हुआ था। और उस समय पेपर वाज पर्टिकुलरली वेल्यूड इन रोमन एम्पायर एंड नोन एज ब्लैक गोल्ड। उस समय में जो काली मिर्च का व्यापार था, जो काली मिर्च है जो विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में मूल्यवान थी, जिसे काले सोने के नाम से जाना जाता था, इसे नाम दिया जाता था काला सोना। काला सोना किसे? काली मिर्च को। काली मिर्च का जो व्यापार प्रमुख रूप से रोमन साम्राज्य में अधिक था, और उसमें ये मूल्यवान वस्तुएं हुआ करती थी, मूल्यवान मसाले हुए करते थे, जिसे काला सोना नाम दिया गया। ठीक है, यानी कि गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, पेपर का अर्थ है काली मिर्च, जिसे ये जो रोमन एम्पायर में पर्टिकुलरली फेमस थी और जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। इन मसालों के लिए ही भारत के वैकल्पिक मार्ग की तलाश में 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यानी कि भारत जो प्राचीन समय में मसालों का बहुत अधिक निर्यात करता था, भारत से बहुत अधिक मसालों का निर्यात किया जाता था, निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट। तो बहुत अधिक मात्रा में जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे, उनका एक्सपोर्ट किया जाता था। तो कोलंबस नाम का व्यक्ति था, उसने भारत के इन मसालों के व्यापार करने के लिए एक ऑप्शनल रूट की खोज की। ऑप्शनल की रूट खोज करते करते उसने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। ठीक है, और 1498 में मालाबार के तट पर भी वास्को डी गामा भी भारत पहुंचा था। यानी कि मालाबार के तट पर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भी भारत से व्यापारिक मार्ग की खोज करते करते वह भी पहुंचा। तो ये दोनों समझ में आ गए। कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज की, किस लिए? भारत से मसालों का व्यापार करने के लिए। यानी कि व्यापार करने के लिए वो ऑप्शनल रूट देख रहा था, रूट की तलाश में था, और 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसने अमेरिका की खोज की। ठीक है, और फिर 1498, ये भी 15वीं शताब्दी माना जाएगा। 15वीं शताब्दी यानी कि 1498 वर्ष में मालाबार के तट के किनारे वास्को डी गामा द्वारा भी खोज की गई। ठीक है, इट वॉज, इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। इट वॉज इन द सर्च ऑफ एन अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया फॉर स्पाइसेस का अर्थ मसाले, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इन द क्लोजिंग ईयर ऑफ 15th सेंचुरी, यानी कि क्लोजिंग ईयर का अर्थ है 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, एंड ऑल्सो ब्रॉट वास्को डी गामा टू द शोर ऑफ मालाबार इन 1498। शोर का अर्थ है किनारा या तट, शोर का अर्थ है किनारा या तट। तो मालाबार के किनारे पर या मालाबार के तट पर वास्को डी गामा ने 1498 में खोज की थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, ट्रांसपोर्ट के बाद ट्रेडिंग कम्युनिटी या स्ट्रेंथ, मजबूत व्यापारिक समुदाय। उस समय व्यापार के समुदाय किस प्रकार से महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। व्यापारिक कम्युनिटी के अंतर्गत भारत में अधिकांश लोग आए, जैसे
अपन इसको समझ लेते हैं। कुछ पुर्तगाली आए, डच आए, उन्होंने भी भारत में अधिकांश व्यापार स्थापित करने के लिए अपनी कोटियां स्थापित कर ली थी, जैसे डच, हूण, फ्रांसीसी, ये कई प्रकार की ऐसी जातियां आई जिन्होंने भारत में अपना समुदाय के रूप में, यानी कि कम्युनिटी के रूप में, समुदाय का अर्थ होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के रूप में अपना बिजनेस स्थापित किया, यानी कि एक समुदाय के रूप में बहुत सारी जातियां एक साथ आई और उन्होंने भारत में व्यवसाय स्थापित किया। उसके बाद पढ़ते हैं मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशन का अर्थ है ऐसी व्यावसायिक संस्थाएं जो मर्चेंट के रूप में, यानी एजेंट के रूप में कार्यरत हैं। उसके बाद आता है मेजर ट्रेड सेंटर, जो व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। प्राचीन समय में व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो फर्स्ट हम अध्ययन करते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जनरली नोन एज पटना टुडे, वर्तमान में इसे पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। इट वॉज नॉट ओनली अ कॉमर्शियल टाउन but also a major center of, it was not only a commercial town but also a major center export of stones, यानी कि पाटलिपुत्र था जो जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, और यह न केवल एक कॉमर्शियल टाउन था, यानी कि न केवल एक कॉमर्शियल टाउन यानी कि एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि इसके साथ एक एक्सपोर्ट का मेजर स्टोन का एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि प्रमुख नगीनों का प्रमुख निर्यात केंद्र था। स्टोन का अर्थ होता है नगीने, तो नगीनों का प्रमुख निर्यात केंद्र था कौन? पाटलिपुत्र। ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, जो आपने नोटबुक बना रही है उसमें इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेशावर। सेकंड पढ़ते हैं पेशावर। It was important exporting center. Peshawar, it was an important exporting center for wool and for the import of horse. यानी कि पेशावर नाम का एक स्थान था जो महत्वपूर्ण था किसमें? एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट किसका किया जाता था? एक्सपोर्ट का अर्थ है निर्यात करना। किसका निर्यात किया था? पेशावर को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था। किसका निर्यात करते थे? वूल का। वूल का अर्थ है ऊन। ऊन का निर्यात किया जाता था। एंड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज, और इम्पोर्ट का अर्थ है आयात किया जाता था, यानी कि वहां से वस्तुएं मंगाई जाती थी, आयात किया जाता था। किसका? हॉर्सेज का, यानी कि घोड़ों का। तो पेशावर को अधिकांशतः प्रमुख रूप से ऊन का निर्यात किया जाता था और पेशावर से घोड़ों का आयात किया जाता था। तो यह घोड़ों का आयात और ऊन का एक प्रमुख निर्यात केंद्र था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं तक्षशिला। तक्षशिला यह भारत और मध्य एशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमि मार्ग है, यानी कि स्थल मार्ग है। तक्षशिला है जो भारत और मध्य एशिया के बीच में एक जो रास्ता जाता है उस पर ही स्थान पड़ता है तक्षशिला। यह एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। यह वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल तथा वाणिज्यिक बैंकों का शहर भी कहा जाता था। अब तक्षशिला में वित्तीय बैंक भी अधिक थे, और जो वित्तीय को बोलते हैं फाइनेंशियल, और वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। तो
तक्षशिला के अंतर्गत या तक्षशिला में फाइनेंशियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक अधिक होने के कारण इसे फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक की सिटी कहा जाता है। बौद्ध काल में इस शहर को महत्वपूर्ण विद्वता केंद्र का स्थान प्राप्त था। विद्वता केंद्र का अर्थ है यहाँ पर प्राचीन काल में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। विद्वता केंद्र या जैसे अपन कहते हैं वर्तमान समय में कहते हैं शिक्षा नगरी। विद्वता केंद्र या जैसे अपन वर्तमान समय में नाम देते हैं शिक्षा नगरी, यह एक शिक्षा नगरी था। जैसे अभी वर्तमान में कहते हैं ना शिक्षा नगरी, राजस्थान में किसको कहते हैं? जैसे राजस्थान में कहते हैं कोटा को कहते हैं शिक्षा नगरी, राजस्थान में कोटा को कहा जाता है शिक्षा नगरी। वैसे ही प्राचीन काल में जो तक्षशिला स्थान था उसे शिक्षा नगरी के रूप में या विद्वता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, जैसे वर्तमान में राजस्थान में जैसे कि कोटा को कहा जाता है राजस्थान की शिक्षा नगरी। आरजे का अर्थ है राजस्थान में कोटा क्या है? एक शिक्षा नगरी है। वैसे ही प्राचीन समय में या बौद्ध काल में तक्षशिला है जो एक शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। इट सर्व्ड एज अ मेजर सेंटर ऑन द इम्पोर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। यह भारत और मध्य एशिया के मध्य एक प्रमुख मेजर सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंट लैंड रूट, यानी कि जो भूमि का मार्ग था, भारत और मध्य एशिया के बीच एक जो सड़क मार्ग था उसका एक प्रमुख केंद्र के रूप में यह उस रास्ते पर स्थापित था। इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक। यह प्रमुख रूप से फाइनेंशियल और कॉमर्शियल बैंक की सिटी के रूप में प्रसिद्ध था या फेमस था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। इट इज़ अ प्लेस एज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी बौद्ध काल में यह एक लर्निंग का प्रमुख सेंटर हुआ करता था, यानी कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। यहाँ तक इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एक दो कुछ और व्यापारिक केंद्र हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। नोट कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मथुरा। मथुरा यह भी एक व्यापार का प्रमुख विक्रय केंद्र था। मथुरा है जो आगरा में स्थित है। मथुरा भी एक व्यापार का प्रमुख विक्रय केंद्र था। व्यापार का प्रमुख विक्रय केंद्र था। जो भारत से अन्य दूसरे राज्यों के बीच गुजरने वाले जो अधिकांश मार्ग भारत के अन्य हिस्सों में जाने वाले अधिकांश मार्ग मथुरा से होकर जाया करते थे। तो भारत से गुजरने वाले अधिकांश मार्ग मथुरा के रास्ते होकर गुजरते थे। यानी कि जो रास्ते थे वो ज़्यादातर मथुरा से होकर ही व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, उनके जो व्यापार करने के जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे उनमें से अधिकांश मार्ग थे जो मथुरा होकर गुजरते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में है वाराणसी शहर। यह गंगा मार्ग और पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। यानी कि जो गंगा तक मार्ग जाता है, यानी गंगा का अर्थ है
हरिद्वार में जो गंगा नदी है, गंगा मार्ग और उत्तर को जोड़ने वाले मार्ग, और जो मार्ग गंगा नदी से होकर जो उत्तर को जोड़ने वाला था, यानी कि उत्तरी भारत को जोड़ने वाला मार्ग है, उनके मध्य यह वाराणसी स्थित है। गंगा मार्ग और पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाले मार्ग और दोनों पर स्थित होने से अच्छे स्थान पर था। यहाँ प्रमुख केंद्र किसका था? वाराणसी के अंतर्गत प्रमुख केंद्र कपड़े का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ केंद्र किसका था? प्रमुख रूप से कपड़े का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद कुछ और है, उसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे मिथिला है, उज्जैन है, सूरत है, काशी है, भरूच, ये सारे व्यापारिक केंद्र हैं। इनको अपन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ होमवर्क करना है। इन सभी को आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। इसके बाद कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को कंप्लीट कर लें। जैसा कि मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, हुंडी स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत मैंने पढ़ाया था हुंडी। तो वो हुंडी का आपको उसके बारे में कुछ, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज हुंडी? हुंडी क्या है? व्हाट इज हुंडी, यानी हुंडी क्या है? इस हिंदी में लिखूं तो हुंडी क्या है, यानी हुंडी के बारे में आपको इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन समय में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने हुंडी के कई अर्थ बताए थे, उनको भी डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो आपको मेंशन करना है होमवर्क के रूप में। व्हाट वर द different types of hundi in used by trader, यानी कि व्यापारी द्वारा उसका यूज किया जाता था। इन एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय में जो व्यापारियों द्वारा हुंडी का प्रयोग किया जाता था, उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको नोट करने हैं। एंशिएंट टाइम, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उसको नोट कर लें। प्राचीन समय में व्यापारी द्वारा, क्या लिखें? प्राचीन समय में व्यापारी द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली, प्राचीन समय में व्यापारी द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली हुंडी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हुंडी? हुंडी क्या है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडी इन यूज्ड बाय ट्रेडर इन एंशिएंट टाइम? प्राचीन समय में व्यापारी द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली हुंडी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्राचीन समय में व्यापारी द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली हुंडी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपको 2 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं एज अ होमवर्क। और इसमें से जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, उसमें जो नोटबुक में नोट किया है, उस नोटबुक में आप क्वेश्चन मार्क लगा दें पेंसिल से, और फिर जब भी आपकी डाउट सेशन की क्लास होगी उसमें उसको क्लियर कर लेंगे, वापस समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज अपन ने पढ़ा व्यापार के प्रमुख केंद्र, लास्ट में इनको वापस अच्छी तरीके से याद कर लेना। और इसके अलावा भी कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र और हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ठीक है, ओके।